हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं है, उसके फॉर्मूलेज वगैरह नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है, उतना ही हम लोग देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग कल जो हमने बिट्स टॉपिक स्टडी किया उसके न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो न्यूमेरिकल ख़त्म करेंगे। डॉपलर इफेक्ट होता क्या है एंड उसके रिलेटेड एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट स्टडी करने से पहले मैं आपको डॉपलर इफेक्ट का जो साउंड कैसे होता है वो आपको सुनाती हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन एंड उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो पहले आप लोग साउंड सुनो। तो बच्चों, अभी जो साउंड हमने सुना इससे हमें क्या पता चलता है कि सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से व्हीकल पास हो रहा है। पहले व्हीकल बहुत दूर था, फिर यहाँ से पास होते 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 फिर बहुत दूर चला गया, ऐसे हमें पता चलता है, राइट ना। तो जो साउंड हमें सुनाई दे रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें अलग सुनाई दे रही थी, जब वो नज़दीक आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वापस नज़दीक आया तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, यहाँ पे आने के बाद सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे रही थी एंड दूर गया तो वापस फ्रीक्वेंसी कम होते गई। तो ऐसा क्यों होता है? अभी ये साउंड सोर्स है, दिस इज़ मूवेबल, ओके। हम यहाँ पे एक जगह पे ही खड़े हैं लेकिन साउंड सोर्स मूवेबल है। तो कभी कभी हम भी मूवेबल होते, साउंड सोर्स भी मूवेबल होता है, दोनों मूवेबल होते हैं। अभी यहाँ पे सोर्स मूवेबल है बट हम एक ही जगह पे खड़े हैं। तो होता क्या है, ये साउंड सोर्स से निकलने वाली जो वेव्स है, तो नंबर ऑफ वेव्स जो हमारे कानों की तरफ रीच हो रही है वो कितनी है? अगर ये दूर है तो कम वेव्स रीच होती है, अगर ये नज़दीक है तो ज़्यादा वेव्स रीच होती है। तो जितनी ज़्यादा वेव्स हमें मिलेगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, ओके। और उतना ज़्यादा लाउडनेस, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी भी हमें मिलेगी साउंड की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। तो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, डॉपलर इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इफ आइदर अ सोर्स ऑफ साउंड और अ लिसनर और बोथ इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एक तो सोर्स ऑफ साउंड मूवेबल होता, नहीं तो लिसनर मूवेबल होगा, नहीं तो दोनों भी मूवेबल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, द लिसनर डिटेक्ट्स अ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड सोर्स। जो लिसनर की तरफ फ्रीक्वेंसी आ रही है वो अलग है, साउंड सोर्स से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों भी अलग अलग है, क्योंकि लिसनर की तरफ जो वेव्स रीच हो रही है वो कम ज़्यादा है उसकी वजह से। और इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। इफ आइदर, आई रिपीट, इफ आइदर अ सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एयर, द लिसनर डिटेक्ट्स अ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड सोर्स, दिस इज डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है? देखो, रडार में डॉपलर इफेक्ट यूज होता है, ट्रैफिक स्पीड में यूज होता है, सोनार में यूज होता है, और तो और मेडिकल में भी इसके कुछ एप्लीकेशंस है। तो क्या क्या एप्लीकेशंस है वो मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे हम लोग, बस उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका ट्रैफिक स्पीड। ट्रैफिक स्पीड के लिए कौन यूज़ करता है? पुलिस इसको, ट्रैफिक पुलिस इसको यूज़ करते हैं ट्रैफिक स्पीड के लिए। तो डॉपलर इफेक्ट का सबसे बड़ा यूज़ है ट्रैफिक पुलिस। क्यों यूज़ करते हैं उसको? टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ व्हीकल, टू चेक वेदर द स्पीड लिमिट इज एक्सीडेड और नॉट। मतलब कोई व्हीकल है, उसने स्पीड लिमिट एक्सीड किया है कि नहीं किया है, ये चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस
डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इसका। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है इसका सोनार में। सोनार रडार आपने सुना होगा। तो सोनार में सबसे बड़ा, सोनार क्या होता है? इट इज द साउंड नेविगेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये उसका फुल फॉर्म है। तो सोनार एंड रडार में इसका यूज होता है। वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल? दैट इज फॉर डिटरमाइन स्पीड ऑफ सबमरीन्स यूजिंग अ साउंड सोर्स एंड सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। ओके। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन इसका मेडिकल फील्ड में क्या है देखो, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राम। इसका मतलब क्या कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो ब्लड फ्लो है, स्पीड ऑफ ब्लड है, या फिर डायरेक्शन है ह्यूमन बॉडी के ब्लड की, या फिर सर्कुलेशन कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। मतलब साउंड सोर्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके फिर उनको डिटेक्ट करते हैं, उनका रिफ्लेक्शन, और फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसकी डायरेक्शन एसेस करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। तो इसके लिए भी डॉपलर इफेक्ट का बहुत बड़ा यूज़ है। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है उनका डायमेंशन बाय यूजिंग द वॉल्यूम फ्लो रेट एस्टिमेट करके उनका डायमेंशन मेजरमेंट किया जाता है इकोकार्डियोग्राम में। तो उसमें भी डॉपलर इफेक्ट यूज किया जाता है। उसके बाद और कहाँ पे यूज होता है? फेज शिफ्ट्स टू डायग्नोस वेस्कुलर प्रॉब्लम्स इन आर्टरीज एंड वेन्स, वहाँ पे भी उसका यूज होता है अल्ट्रासोनोग्राफी का। तो मेडिकल फील्ड का ये यूज है। सिमिलरली सोनार में मैंने आपको बताया क्या यूज होता है, स्पीड ऑफ सबमरीन्स वगैरह, उसके लिए सोनार में इसका यूज होता है। एंड देन ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक पुलिस यूज करते हैं टू चेक वेदर द स्पीड लिमिट इज एक्सीडेड और नॉट। तो ऐसे 2-3 एप्लीकेशंस आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस इनका इंट्रोडक्शन आपको देना है। वो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपके बुक में भी दिया है उन्होंने, एज वेल एज नोट्स में भी दिया है। तो डॉपलर इफेक्ट का बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट पूछेंगे और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा रिलेटेड कुछ नहीं है। जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछेंगे तब मैं आपको और भी इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज वगैरह होंगे तो वो बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चों अभी देखते हैं न्यूमेरिकल्स किससे रिलेटेड, जो हमने बीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टडी करने हैं। तो उससे बीट से रिलेटेड पहले फॉर्मूला देखो क्या है, मैंने आपको कल पढ़ाया था। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? N1 - M2, ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, इसी को हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन वेलोसिटी वेवलेंथ के साथ आपको पता होना चाहिए। और एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, दैट इज V = N × लैम्बडा। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। तो N = हमें क्या मिलेगा? V / लैम्बडा मिलेगा। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे यहाँ N की जगह पे, इसलिए ये दोनों फॉर्मूलेज मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ये दोनों भी याद रखो। अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो जो आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है। 2 sound waves having wavelengths 81 cm and 82.5 cm, wavelength दी है λ1 and λ2, produce 8 beats per second, beats frequency दी है उन्होंने 8 beats, मतलब N1 - N2 दोनों भी दिए हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और हमें V निकालने के लिए बोला है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो दिया क्या है पहले उसको लिख लो। गिवन λ1 उन्होंने दिया है, मतलब वेवलेंथ दैट इज 81 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो हमें मिलेगा 0.81 मीटर। देन λ2 दिया है 82.5 सेंटीमीटर, अगर हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमें मिलेगा 0.825 मीटर। उसके बाद 8 बीट्स पर सेकेंड दिया है प्रोड्यूसेस, मतलब N1 - N2 उन्होंने कितना दिया है? 8।
लेस देन 10 हर्ट्ज बोला है, इट इज़ इक्वल टू 8 है, मतलब बीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी, बीट्स पर सेकेंड, और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे n इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई लैम्बडा। v इज इक्वल टू एन लैम्बडा है, तो n इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई लैम्बडा। तो n1 की जगह पे यहाँ पे v तो कांस्टेंट रहेगा, मैंने आपको बोला है वेलोसिटी जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होगी, जब मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। सो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट हियर, बट वेवलेंथ विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। सो लैम्बडा 1 n1 के लिए रहेगा एंड n2 के लिए v डिवाइड बाय लैम्बडा 2 रहेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे v n1 मतलब v डिवाइड बाय लैम्बडा 1 माइनस v डिवाइड बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 8। दोनों में से v कॉमन निकल सकता है, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 डिवाइड बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय लैम्बडा 2, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 8। दोनों की वैल्यू पुट करो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 की। सो v इंटू 1 डिवाइड बाय लैम्बडा 1 मतलब 1 डिवाइड बाय 0.81 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.825 इज इक्वल टू 8। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा, तो क्या आएगा देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ये जो 0.81 है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा। सो v इन ब्रैकेट, ये पॉइंट मैंने एक डिजिट शिफ्ट किया तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 2 जीरोस बढ़ेंगे और ये होगा 81 माइनस। सिमिलरली यहाँ पे 3 डिजिट शिफ्ट करने होंगे तो यहाँ 3 जीरोस बढ़ेंगे, डिवाइड बाय 825, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें क्या मिलेगा देखो। 825 इंटू 100 कितना होगा, v इन ब्रैकेट 82500 माइनस 81 इंटू 1000 81,000 डिवाइड बाय 81 इंटू 825 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमें v निकालना है, तो ये होल टर्म को उधर शिफ्ट करो, v इज इक्वल टू 8। ये जो दोनों यहाँ पे डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई होंगे 81 इंटू 825, और ये जो दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुए हैं, पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 1500 82500 माइनस 82,500 माइनस 81,000 कितना होगा 1500। ठीक है, तो ये 1500 बचा, यहाँ पे शिफ्ट किया तो इस साइड जाके वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो, उससे आपको और इजी होगा। कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा देखो, 27 3 सा 81 एंड 3 5 सा, सो ये बनेगा 500। इसको हम 1000 कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। सो ये होगा 8 इंटू 27 इंटू 825। तो हम क्या करते हैं, 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है, ये 1000 बनेगा तो और इजी कैल 2 8 जा 16 होगा। सो v इज इक्वल टू 16। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आएगा, तो ये हमें मिलता है 356400 डिवाइड बाय 1000। सो ये 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 10 3 जा 30। सो 356.4 मीटर पर सेकेंड, ये होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कैलकुलेशन करने के लिए जितना स्टेप इजी हो सके उतनी इजी करते जाओ, ताकि ज़्यादा लॉग टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये था पहला न्यूमेरिकल जहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए बोला था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेने से पहले मैं आपको एक थियोरी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर में जो थियोरी है, जो फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो देखो, सपोज हमने ट्यूनिंग फॉर्स n नंबर ऑफ या p नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्स ऐसे अरेंज किए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। सपोज p नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्स हमने यहाँ पे अरेंज किए,
और हमें लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क से लेके फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क दोनों के बीच के भी जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस कितना रहेगा, ये अगर हमें निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो न, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क प्लस P-1 इंटू एन मतलब बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू होता है P-1 इंटू एन। तो यहाँ पे P मतलब कितने नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स है वो, माइनस N1 इंटू एन मतलब बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करो, इसके ऊपर बेस्ड आगे का न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल देखो क्या है बच्चों, अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉर्क्स इज अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितने ट्यूनिंग फॉर्क्स है, 8 ट्यूनिंग फॉर्क्स है। ईच फोक गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है उन्होंने 4 हर्ट्स with the next one and the frequency of last fork is twice that of the first. लास्ट फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस है फर्स्ट से, ठीक है। ये भी कंडीशन उन्होंने दी है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फॉक। मतलब देखो पहले गिवन लिख लो क्या दिया है। उन्होंने क्या बोला है, 8 ट्यूनिंग फॉक्स यहाँ पे अरेंज किए, मतलब P इज इक्वल टू क्या है 8 ट्यूनिंग फॉक्स को अरेंज किया है और बोला है कि 2 ट्यूनिंग फॉक्स मतलब N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N3 माइनस N2 इज इक्वल टू N4 माइनस N3 एंड सो ऑन अप टू N8 माइनस N7। इन सब के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 हर्ट्स का, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 4 हर्ट्स, इतना डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, N8 कितना आएगा निकालो एंड N1 कितना आएगा निकालो। और एक कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि जो लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क से, मतलब 2N1 है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले देखो हम लोग निकालेंगे लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क माइनस फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। उसका जो फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया क्या है, P-1 इंटू एन कितना दिया है 4 हर्ट्स, ठीक है। सो N8 माइनस N1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, P कितने हैं 8 है, मतलब 8 माइनस 1 इंटू एन कितना है 4, सो 4 से मल्टीप्लाई करो। सो ये बनेगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। ये हमें क्या मिला, N8 माइनस N1 28 हर्ट्स, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या दी है, N8 इज इक्वल टू 2N1, मतलब N8 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2N1 माइनस N1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 28। 2N माइनस N कितना होगा 3N1 होगा, सॉरी माइनस है ना, मतलब 2 में से 1 गया तो एक N1 बचेगा। सो N1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 28 हर्ट्स। तो ये हमें N1 मिल गया, अभी N8 बाकी है। N8 इज इक्वल टू क्या है 2N1, मतलब N8 भी आपको मिल जाएगा। N8 इज इक्वल टू 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 56 हर्ट्स, ये हमें मिला N8। यही 2 फ्रीक्वेंसीज उन्होंने पूछी थी, बट ये फॉर्मूला यहाँ पे नया है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, बस थोड़ा सा टॉपिक है इसका, इसलिए मैंने ये आपको ये फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। न्यूमेरिकल देखो क्या है, वो भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। A sonometer wire is stretched by tension of 40 न्यूटन। अब यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल कंबाइन करके, मतलब उन्होंने बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये दोनों टॉपिक के ऊपर कंबाइन न्यूमेरिकल पूछा है। इट वाइब्रेट्स इन यूनिसॉन विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज। How many numbers of beats get produced in 2 seconds if the tension in the wire is decreased by 1.24 न्यूटन, ओके। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने पहले टेंशन दिया है 40 न्यूटन, मतलब T इज इक्वल टू 40 न्यूटन दिया है। इट वाइब्रेट्स, मतलब नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने 384 हर्ट्ज दी है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड, मतलब नंबर ऑफ बीट्स उन्होंने निकालने के लिए बोली है। और
चेंज इन टेंशन मतलब डेल्टा टी उन्होंने कितना दिया है 1.24 न्यूटन, मतलब इतना टेंशन अगर हमने डिक्रीज किया तो चेंज इन टेंशन की वजह से नंबर ऑफ बिट्स कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है, देखो टी दिया है टेंशन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। उसके बाद उस वक्त जो स्ट्रिंग का मतलब सपोज 1 हमने इसको कहा इनिशियली जब टेंशन 40 था तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग कितनी थी, दैट इज 384 हर्ट्ज थी, 384 हर्ट्ज। आगे उन्होंने बोला है स्ट्रिंग का टेंशन डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, डेल्टा टी हम बोल सकते हैं उसको 1.24 से डिक्रीज किया, कम किया। तो उस वक्त टाइम टी भी उन्होंने दिया है दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए चेंज किया तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी वो निकालना है हमें। ठीक है, मतलब एन एस, एक मिनट, नंबर ऑफ बिट्स निकालना है तो हमें एन ऑफ बिट बोल सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें n1 तो पता है लेकिन n2 पता नहीं है, तो सबसे पहले n2 हमें निकालना होगा। तो फिर इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें नंबर ऑफ बिट्स मिलेंगे। ठीक है, 2 सेकेंड के लिए। तो सबसे पहले तो हमें n2 निकालना है। n2 कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ns1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको स्ट्रिंग का फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2l अंडर रूट टी डिवाइड बाई m, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे टेंशन उन्होंने ns1 मतलब n1 हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2l, l की जरूरत नहीं, वो आगे जाके कैंसिल होगा, अंडर रूट 40 डिवाइड बाई m आएगा। ठीक है, n1 भी उन्होंने दे के रखा है, n1 कितना है, दैट इज 384 हर्ट्ज। तो हम लोग पुट कर सकते हैं 384 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2l अंडर रूट 40 डिवाइड बाई m। तो यहाँ पे अगर मुझे 1 डिवाइड बाई 2l चाहिए आगे जाके, तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई 2l इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि आगे हमें 1 डिवाइड बाई 2l की जगह पे ये पुट करना है अगर कट करना है तो ये मिलेगा 384 एज इट इज रहेगा, इनटू ये इस साइड आके m डिवाइड बाई 40 होगा। ठीक है, इसको हम नाम दे के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इससे हमें n2 मिलेगा। देखो तो n2 इज इक्वल टू क्या है, n2 इज इक्वल टू है 1 डिवाइड बाई 2l अंडर रूट, ये कितना चेंज किया है, ये 1.24 से डिक्रीज किया है, मतलब ये कितना आएगा t माइनस डेल्टा टी, इतना कम किया डिवाइड बाई m आएगा। कम करने के बाद भी तो हमें n2 मिलेगा। सो ये कितना है, n2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2l एज इट इज रहेगा अंडर रूट t डिवाइड बाई t माइनस मतलब 40 माइनस 1.24 डिवाइड बाई m एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 डिवाइड बाई 2l की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये मैंने पुट किया तो मुझे क्या मिलता है, देखो आगे हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो बराबर आंसर मिलेगा n2। n2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2l की जगह भी ये पुट करो 384 इंटू अंडर रूट, ये सब अंडर रूट में लिखो क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो इसको मैं रूट में ही लिखती हूँ 40 डिवाइड बाई m इंटू ये क्या है एज इट इज आएगा वो 40 माइनस 1.24, एक मिनट, 40 डिवाइड बाई m नहीं, m डिवाइड बाई 40 चाहिए, m डिवाइड बाई 40 इंटू 40 माइनस 1.24 डिवाइड बाई m। समझ में आया, ये 1 डिवाइड बाई 2l की जगह पे हमने ये फॉर्मूला लिखा और ये रूट में है ये भी रूट में है, तो दोनों को मैंने साथ में रूट में लिखा, तो यहाँ m गेट कैंसिल होगा। n2 इज इक्वल टू 384 एज इट इज रहेगा इंटू ये 40 माइनस 1.24 कितना होगा 38.76 मिलेगा, राइट ना। इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन किया तो हमें मिलेगा 38.76 डिवाइड बाय ये 40 एज इट इज। इस 40 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 10, ताकि ये 4 हमें स्क्वायर रूट के बाहर निकालते आएगा। सो n2 इज इक्वल टू 384, ये स्क्वायर रूट के बाहर 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो अंडर रूट 38.76 डिवाइड बाई 10। अब इसको हमें लॉग टेबल का यूज करके ही सॉल्व करना होगा। इस 2 से डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा दैट इज 192, 2 से डिवाइड किया तो
लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। n2 इज इक्वल टू लॉग ले लो, लॉग 192, यहाँ पे दोनों में प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे हमें कौन सा साइन लेना होगा, दैट इज प्लस, प्लस स्क्वायर रूट है तो यहाँ 1/2 आएगा, इन ब्रैकेट ये सब्ट्रैक्शन करनी होगी, लॉग क्योंकि डिवीजन है 38.76 माइनस लॉग 10। समझ में आया क्या किया? देखो ये स्क्वायर रूट, इसको हम कैसे लिखेंगे, 38.76 डिवाइड बाई 10 रेस टू 1/2, तो ये 1/2 लॉग में आगे मल्टीप्लाई होता है और फिर इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन लिया। अब स्टेप बाय स्टेप लॉग लो, लॉग टेबल देखो, लॉग टेबल में 192 का लॉग, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, दैट इज 2.119 का 2 में देखो कितना आता है, दैट इज 2833 आता है, प्लस ये 1/2 एज इट इज रहेगा, 38.76 का कैरेक्टरिस्टिक्स 1.38 का 7 एंड 6 में देखो कितना आता है, 5884 आता है, ठीक है, माइनस लॉग 10 आता है 1, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 2.2833 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी होगी, दैट इज 0.5884, इसको 2 से डिवाइड करो, सो n2 इज इक्वल टू 2.2833, कैलकुलेशन ठीक से करते जाओ, इसको 2 से डिवाइड किया तो आएगा 0.2942। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके हमें आंसर मिलेगा 2.5775, इन दोनों को ऐड किया तो अभी तक फाइनल आंसर नहीं आया, इसका हमें एंटी लॉग भी लेना है ना, क्योंकि लॉग लिया, लॉग लेने के बाद जब एंटी लॉग लेते हैं तो ही हमारा फाइनल आंसर मिलता है। तो एंटी लॉग ऑफ 2.5775, एंटी लॉग कहाँ देखोगे, एंटी लॉग में देखो 5775, कहाँ पे देखोगे, 0.57 का 7 एंड 5 में देखो, तो आंसर आता है 3780, ये हमें मिलता है 3780, ठीक है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, लॉग कैलकुलेट करते नहीं आता, लॉग के वीडियोस देखो, कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 378 हर्ट्ज, ठीक है। ये हमें क्या मिला, n2 मिला, अभी तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, ये n2 मिला। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ बीट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n ऑफ बीट इज इक्वल टू n1 माइनस n2, n1 क्या है, n1 ऑलरेडी दिया है उन्होंने 384 एंड ये कितना है 378, तो n इज इक्वल टू आएगा 384 माइनस 378 इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें मिलता है 6 हर्ट्ज, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हमें n1 उन्होंने दिया था, फिर टेंशन चेंज किया था तो हमें n2 निकालना था, सो n1 माइनस n2, ऐसे दोनों वेव्स का हमें नंबर ऑफ बिट्स निकालने थे, मतलब बिट फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कहीं कहीं पे लॉग टेबल यूज़ करना ही पड़ता है, उसके सिवाय हमें ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट तो निकालते नहीं आता विदाउट लॉग टेबल, और अगर फिर भी आपको निकालना है तो इसकी नियर अबाउट वैल्यू 36 लेके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो नियर अबाउट आंसर आएगा। ये आप लोग किसमें, जेई में, नीट में लॉग टेबल अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे उन्होंने, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड्स बोला है। हाँ मैं भूल गई थी, यहाँ पे 6 हर्ट्ज कितने सेकेंड्स में होता है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड में होता है, बट इन्होंने कितने सेकेंड में पूछा है, 2 सेकेंड्स में, तो हमें इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो हमें कितना मिलेगा, 12 हर्ट्ज मिलेगा। यहाँ पे टाइम दिया है ना उन्होंने 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये 1 सेकेंड का 6 हर्ट्ज, नंबर ऑफ बिट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड होती है, बट इन्होंने 2 सेकेंड में पूछा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सोनोमीटर स्ट्रिंग पे ही क्वेश्चन है, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। A sonometer wire of length 0.5 meter is stretched by a weight of 5 kg.
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज, मतलब यहाँ n0 उन्होंने दे के रखा है। कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, मतलब हमें m निकालना है। सिंपल न्यूमेरिकल है, यहाँ पे बिट्स का कोई यूज़ नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले देखो जो जो दिया है उसको लिख लो गिवन। एक बार गिवन लिख लिया तो फॉर्मूला बराबर याद आता है। सोनोमीटर वायर की लेंथ दी है L, कितनी दी है 0.5 मीटर दिया है, एंड मास दिया है दैट इज इक्वल टू 5 kg। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n दिया है 100 हर्ट्ज, और हमें निकालना है लीनियर डेंसिटी मतलब m क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही आएगा, n इज इक्वल टू 1/2L √T/m। बट वे पहले फॉर्मूला हम लोग रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ m, अगर मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो n को हमें इस साइड शिफ्ट करना होगा। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ m इज इक्वल टू 1/2L एज इट इज रहेगा, इनटू ये n इस साइड जाके डिवाइड होगा, इनटू √T एज इट इज बचेगा। √m मैंने इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे बस √T बचता है और n इस साइड आके डिवाइड होता है। अब वैल्यूज पुट करो, 1/2 इंटू L क्या है 0.5 है, इंटू n क्या है 100 है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t कितना, t हमें निकालना होगा। t कैसे निकालोगे, t का फॉर्मूला है m इंटू जी, मतलब m इंटू जी, पुट कर दो डायरेक्टली। सो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 कितना होगा 1 होगा, 2 इंटू 0.5 10, और यहाँ पॉइंट है तो 1 ही आएगा। उसके बाद 100 मतलब 10 स्क्वायर आता है। ठीक है, उसको बाद में हम लोग चेंज करेंगे। ये √m इंटू जी, m कितना दिया है 5, इंटू जी कितना है 9.8, सो दैट इज इक्वल टू 1/10⁻², 1 एज इट इज होगा, इंटू √49 आएगा। ये हमें क्या मिला, √m मिला। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि ये √m निकल जाएगा, हमें m ही चाहिए, √m नहीं चाहिए। तो स्क्वायर किया इसका, तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे बस m बचेगा। 1/10 स्क्वायर 2 2 = 4, मतलब ये 10⁻4 बनेगा, इंटू स्क्वायर रूट निकल गया, यहाँ पे बस 49 बचेगा। ठीक है, अब सॉल्व करो। सो m इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू 10⁻3 करेंगे। सो 10 से डिवाइड करो, ये आएगा 4.9। सो m इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4.9 इंटू ये 10 ऊपर जाके 10⁻³ बनेगा, +3 का -3 बनेगा। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। m इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के सभी न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं। आपके नोट्स में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो आप लोग उसको सॉल्व करो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक अभी बचा है, शायद 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हम इसके MCQs भी देखने वाले हैं। तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।